हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनोवा टेस्ट, जो कि स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 10 नंबर में ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका प्रोग्राम कोड है MPC006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनोवा टेस्ट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अनोवा टेस्ट के बारे में, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो अनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको डेवलप किया था सर रोनाल्ड ए फिशर ने। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका यूज़ मल्टीपल ग्रुप्स के डेटा के मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और ये देखा जाता है कि उन ग्रुप ऑफ डेटा में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं कि अगर हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अलग अलग टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाते हैं, और फिर उनका हम लोग एवरेज स्कोर देखते हैं, ये देखने के लिए कि तीनों टीचिंग मेथड से उनके स्कोर में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। ये कंपैरिजन हम अनोवा टेस्ट के थ्रू करेंगे। आगे हम लोग इसी के एग्जाम्पल को समझेंगे, और ये कॉन्टेक्स्ट जो अभी हमने बात की है, इसी के थ्रू हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अनोवा का जो टेस्ट होता है वो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसमें हम ग्रुप्स के मीन को यानी कि एवरेज को कंपेयर करते हैं। ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस टेस्ट से हम ये देखते हैं कि ग्रुप का जो डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो रेंडमली बाय चांस आ रहा है या कि डेटा में सच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अनोवा टेस्ट बहुत से फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल। अब एक एग्जांपल लेते हैं और अनोवा टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। अभी जो कुछ मैंने चीज़ें बोली हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियरली ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अब एक काम करते हैं, जो एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया था उसी से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि 3 अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स हैं ABC। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक टीचिंग मेथड है ट्रेडिशनल लेक्चर स्टाइल, जिसमें पुराने टाइम जैसे लेक्चर दे के पढ़ाया जाता था, वो है। दूसरा मेथड क्या है? एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, जिसमें कि हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ करके उनको सिखाते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और तीसरा मेथड्स है ऑनलाइन लर्निंग, या ऑनलाइन और ट्रेडिशनल लर्निंग को ब्लेंड करके। तो मान लीजिए कि 3 टीचिंग मेथड्स हैं। अब इन तीनों टीचिंग मेथड्स में हम अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। अनोवा टेस्ट यहाँ पे हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि जो इनके स्कोर में जो वेरिएशन है वो टीचिंग मेथड्स की वजह से है या रेंडमली बाय चांस है। अब इसको जानने के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे 3 ग्रुप्स के, और पहले एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। नल हाइपोथेसिस H0 से जिसको डिनोट करते हैं, ये क्या होगा? द मीन्स या फिर एवरेज स्कोर ऑफ द 3 टीचिंग मेथड्स आर इक्वल, कि तीनों ग्रुप्स के जो परफॉर्मेंस स्कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, जिसको H1 से डिनोट करते हैं? वो होगा एटलीस्ट वन ऑफ द मीन्स इज डिफरेंट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका ये होगा कि तीनों ग्रुप्स में किसी एक के परफॉर्मेंस स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि टीचिंग मेथड से जो स्कोर में और परफॉर्मेंस में सच में कोई फर्क पड़ रहा है। अब इस डेटा को हम अनोवा टेस्ट से सॉल्व करके इस हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जो कि इग्नू के MPC 006 के जून 2023 में 10 मार्क्स में आया था। जो एग्जाम्पल हमने टीचिंग मेथड्स का लिया था उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंप्यूट वन वे अनोवा फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये डेटा यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तो एग्जाम में इसी तरीके से डेटा आता है। 3 ग्रुप ऑफ डेटा हमें दे दिए गए हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन और लिखी हुई है कि क्रिटिकल वैल्यू फॉर f इज इक्वल टू 3.35 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और क्रिटिकल वैल्यू फॉर f इज इक्वल टू 5.49 एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू या एफ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बिना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो फार्मूलाज कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे इनके मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा ताकि याद करने में आसानी हो। तो जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स को मैंने डिनोट किया है एस स्क्वायर बी से। सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स को मैंने किया है एस स्क्वायर टी से। टी मतलब टोटल, बी मतलब बिटवीन द ग्रुप, और सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स को मैंने किया है एस स्क्वायर डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब विद इन द ग्रुप्स। और यहाँ पे इनके फॉर्मूले मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। इसको याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। तो एस स्क्वायर बी जब मैं अभी सॉल्व करूँगा फिर दिखाऊंगा, और एस स्क्वायर टी, एस स्क्वायर डब्ल्यू, फिर हमें इन तीनों के क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। एस स्क्वायर टी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस स्क्वायर बी का, और एस स्क्वायर डब्ल्यू। तो ये स्टेप तो बहुत ईजी है। ये सब जब वैल्यूज़ हमारे पास निकल जाएंगी तो हम एफ वैल्यू को निकालेंगे। एफ वैल्यू क्या है, एफ जो है ये फिशर वैल्यू कह सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी डिवाइडेड बाय बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी। तो ये अभी देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी, जो हमें टेबल मिला था फर्स्ट वाली, उसको क्या करना है, हमें टोटल करना है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। यानी कि जो हमारा ये टेबल हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मिला हुआ था वही सेम टेबल है। इसको ग्रुप ए बी सी को हमने क्या किया, ग्रुप ए को हमने बोल दिया x1, ग्रुप बी को x2 और ग्रुप सी को x3। ठीक है, बस हमने इसको नाम दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको वर्टिकली पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुप ए है, उसका टोटल क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो ग्रुप ए का टोटल आया 58, यानी कि सम ऑफ x1 इज इक्वल टू 58। ठीक इसी तरीके से ग्रुप 2, यानी कि ग्रुप बी का टोटल क्या आया x2 का, सम ऑफ x2 इज इक्वल टू 115। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे सारे वैल्यूज़ को, तो 115 आपको वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से ग्रुप सी को हम लोग कर लेंगे। तो ग्रुप सी का क्या आएगा, सम ऑफ x3 इज इक्वल टू 108। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हॉरिजेंटली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4 + 6 + 10, और हम लोग इसको करेंगे डिनोट किससे, x से। तो जैसे x1 x2 x3 है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको x नाम देंगे और हॉरिजेंटली सबके वैल्यूज़ लिख देंगे। तो 4 + 6 + 10 हो जाएगा 20, और इसी तरीके से नीचे के वैल्यूज़ को भी हम लोग हॉरिजेंटली सम करेंगे और उनकी सारी वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हमें सबकी हॉरिजेंटल वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, यानी कि x का टोटल कर लेंगे। तो सम ऑफ x क्या आ जाएगा, 281। अब देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि आपने सारा कैलकुलेशन सही किया है या गलत किया है। तो जो हमें x का जो वैल्यू मिलता है और जो हमें x1 x2 x3 का वैल्यू मिलता है, अगर आप x1 x2 और x3 को सम करेंगे तो आप देखेंगे आपको x का ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि इन तीनों को सम करेंगे तो भी आपको मिलेगा 281। तो अगर हमारा ये तीनों का वैल्यू सम करके इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमने करेक्ट जो है कैलकुलेशन कर रखे हैं। अगर कहीं पे भी गलत आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में हमने कोई गलती की है और हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ नहीं होता है, कितने स्कोर्स हमने नोट डाउन किए हैं, कितने स्टूडेंट्स के स्कोर हमने नोट डाउन किए हैं, वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप देखेंगे ग्रुप ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी कि तीनों में 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो ग्रुप ए है वो n1 कह लीजिए, ग्रुप बी को n2 और ग्रुप सी को n3। तो देखेंगे आप n1 भी 10 है, n2 भी 10 है और n3 भी 10 है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि कैपिटल N से जिसको मैंने डिनोट किया है उसको देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 10, यानी कि हमने टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस किए हैं और हर ऑब्जर्वेशन में हमने 10 वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, 30। तो ये हमारा स्टेप 1 है। इतने करके हमें आगे बढ़ना है स्टेप 2 पे। तो स्टेप 1 आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, वर्टिकली सम करना है और हॉरिजॉन्टली सम करना है, और इनकी और x1 x2 x3 की वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ x की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन है स्टेप 1 में। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है, हमें जो वैल्यूज़ मिली थी उनका ग्रुप मीन निकालना है और करेक्शन टर्म निकालना है। ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ मैं।
तो ये देखिए हमारे पास लास्ट स्टेप में यानी कि स्टेप 1 में जो हमने फाइंड आउट किया था वही सब कुछ सेम ही है। अब क्या करना है हमें सारे ग्रुप्स का यानी कि x1, x2, x3 इन सब का हमें मीन निकालना है। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। हमारे पास जितना भी डेटा है उसका एवरेज क्या है? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम सम करते हैं और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा मीन निकल आता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ग्रुप मीन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो x1 जो है उसका मीन क्या होगा? तो जैसा मैंने बोला था ग्रुप का मीन कैसे निकालते हैं, इसको टोटल सम जो किया था x1 को, सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाई n1। तो हमारे पास n कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना मैंने बताया था 10 है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा x1 का मीन क्या आएगा 5.8। इसी तरीके से हम x2 का निकालेंगे, तो सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाई n2 यानी कि 115 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका क्या हो गया वैल्यू, मीन क्या हो गया 11.5। इसी तरीके से x3 का भी निकल जाएगा, x3 में 108 डिवाइडेड बाई 10 तो 10.8। तो ये तीनों ग्रुप का हमने मीन निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास टोटल की जो वैल्यू आई थी इससे हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन टर्म को फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन टर्म को फाइंड आउट करने का बहुत ही ईजी मेथड है और इसका क्या आगे यूज़ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए करेक्शन टर्म को यही स्टेप 2 में ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। करेक्शन टर्म का क्या फॉर्मूला है, सी। तो करेक्शन टर्म को मैंने सी से डिनोट किया है, तो सी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये एक्स जो हमने फाइंड आउट किया था इसको स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाई एन, कैपिटल एन है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमने लिखा था ना लास्ट स्टेप में कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने 30। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया 281 इंटू 281 डिवाइडेड बाई 30, तो 78961 डिवाइडेड बाई 30। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 2632.03। ये हमारा करेक्शन टर्म या सी है, सी वैल्यू कह लीजिए यहाँ पे। ये हमें स्टेप 2 में कर लेना है। तो स्टेप 2 भी बहुत सिंपल और आसान है, हमारे समझ में आ गया। स्टेप 2 में हमें सभी के ग्रुप मीन्स निकाल लेना है और करेक्शन टर्म निकाल लेना है। अब ये सी जो वैल्यू मिला है हमें आगे बहुत ही यूज़फुल आएगा और इसी से हम आगे की बाकी चीज़ें निकालेंगे। अब हम चलते हैं सीधा स्टेप 3 पर। स्टेप 3 भी बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पास स्टेप 1 में टेबल था जिसको हमने कैलकुलेट किया था, सम किया था, वो सेम यही टेबल है। अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके जो हमने फॉर्मूले देखे थे और उसको हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स। इसको निकालने के लिए हमने जब सी फाइंड आउट किया था उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हमने दिखाया था फॉर्मूला वाले टेबल में। तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 प्लस सम ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n3। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस सी की वैल्यू भी हमने नोट डाउन कर ली है और n1, n2, n3 हमें पता है कि तीनों की वैल्यू 10, 10, 10 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स को हमने डिनोट किया है किससे, ए स्क्वायर बी से। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को पुट करके। तो वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x1 की वैल्यू पुट की, उसका होल स्क्वायर निकाला। तो 58 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 115 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 प्लस 108 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी यानी कि 2632.03। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका नेक्स्ट स्टेप किया, फिर इसके बाद इसको हमने क्या किया, अब टोटल वैल्यूज निकाल के इसको फाइनली हम क्या करेंगे, हमारा टोटल जो वैल्यू आई वो आई 2825.3 और सी की वैल्यू क्या है 2632.03। तो अब हमारे पास फाइनल ये वैल्यू है, इसको हम लोग माइनस करके निकालेंगे हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 193.27। तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स का वैल्यू क्या है 193.27। कितना सिंपल है ये देखिए, हमारे पास ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ हैं, बस हमने फॉर्मूला में पुट किया और ये हमने कैलकुलेट करके हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 4 पर, जो कि बहुत ही सिंपल है। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल जो टेबल जो स्टेप 1 में दिया हुआ था उसी को हमें स्क्वायर कर लेना है। तो वो टेबल यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये देखिए सेम टेबल है, ग्रुप ए बी सी का डेटा हमारे पास ऑलरेडी जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सेम, सब कुछ सेम है। अब हमें सिर्फ इसका स्क्वायर निकाल लेना है सारे वैल्यूज़ का। वो कैसे निकालेंगे, x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर और x3 का होल स्क्वायर। यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 36,
7 का क्या होगा, 7 7 जा 49। तो इसी तरीके से हम सबके स्क्वायर्स निकाल लेंगे। तो देखिए सबके स्क्वायर्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब जैसे हमने स्टेप 1 में किया था कि सबको हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इसको भी उस तरीके से सम कर लेंगे। तो सेम स्टेप है, बस इसका स्क्वायर को हम लोग को सम करना है इस बार। तो x1 का होल स्क्वायर का सम क्या होगा, 400। इसको आप अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 400। ठीक इसी तरीके से x2 का कर लेंगे, x2 स्क्वायर का, इसका सम क्या आएगा 1541, और x3 का स्क्वायर का सम क्या आएगा 1364। ये हमारा वर्टिकल सम हो गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग सम कर लेंगे। तो 16 + 36 + 100 = 152। अब इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टली सबको सम करते जाएंगे और उसकी वैल्यूज यहाँ पे एक्स स्क्वायर में नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इस एक्स स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम कर लेंगे इसकी वैल्यूज को। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3305। अब जैसे हमने देखा था स्टेप 2 में, तो हमने क्या किया था, जो हमारी x की वैल्यू आई थी और x1 x2 x3 को हमने सम किया था तो उनकी वैल्यूज बराबर आई थी। तो यहाँ पे भी अगर हम x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर को सम करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो हमें पता चलेगा हमारा कैलकुलेशन सही है। अब इन सब वैल्यूज से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स यानी कि एस स्क्वायर टी, अब लोग इस सब वैल्यू से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि एस स्क्वायर टी को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें भी सी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सी को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे पहले से ही ताकि हमें आसानी हो फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि टोटल स्क्वायर, जिसको एस एस टी भी कह सकते हैं या एस स्क्वायर टी भी कर सकते हैं। तो हम लोग एस स्क्वायर टी लेके चलेंगे इसको। तो इसमें क्या करना है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 3305 माइनस सी, सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो 3305 माइनस 2632.03। तो सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास वैल्यू आ गई 672.97। तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम लोग आगे चल के फाइंड आउट करते हैं। तो अगला स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जिसकी वैल्यू 672.97, और हमने फाइंड आउट क्या किया था, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स, उसकी वैल्यू क्या हमें मिली थी 193.27। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स, उसमें हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यूज से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप इज इक्वल टू एस स्क्वायर टी यानी कि ये वैल्यू माइनस एस स्क्वायर बी यानी कि ये वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट डाउन कर लेना है। तो एस स्क्वायर टी माइनस एस स्क्वायर बी, तो एस स्क्वायर टी क्या है 672.97 और एस स्क्वायर बी क्या है 193.27, इसको माइनस कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, एस स्क्वायर डब्ल्यू यानी कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप इज इक्वल टू 479.7। तो हमें तीनों वैल्यूज हमारी मिल चुकी हैं, विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप और टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो चलते हैं हम लोग अब स्टेप 6 पे, जहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या हैं वो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को हमने डिनोट किया था एस स्क्वायर टी से। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन माइनस वन। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे कितने थे 30, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 हमने निकाला था 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 वही सेम चीज़ है। तो 30 माइनस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 29, यानी कि 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बिटवीन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है एस स्क्वायर बी इज इक्वल टू के माइनस वन। के क्या है यहाँ पे, के मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हमारे पास 3 है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ही ग्रुप थे ना हमारे पास डेटा के, तो वही सेम ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, के माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। अब
थर्ड है हमारे पास विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? एन माइनस के। एन हमारे पास है 30 और के क्या है? के क्या होता है ये? 3। तो एन माइनस के क्या होगा? 30 माइनस 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन द सम ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 27, क्योंकि 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मिल चुके हैं, तो हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑलरेडी मिल चुके थे, और तीनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें मिल चुके हैं। अब हमें सीधा एफ वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 7। अब हम देखिए, हमें जो जो वैल्यूज मिल चुकी हैं हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें एफ वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स 672.97, sum of squares between the groups 193.27, sum of squares within the groups is equal to 479.7, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला था टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का 29, बिटवीन द सम ऑफ ग्रुप्स का निकाला था हमने 2, और विद इन द ग्रुप का निकाला था हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 27। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? सिंपली एफ वैल्यू को निकालना है या एफ रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल बना लिया है जिसमें वैल्यूज़ को इनपुट करना है और हमें फाइंड आउट करना है। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन देखिए, बिटवीन द ग्रुप्स, विद इन द ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इनका मीन स्क्वायर वेरिएंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखिए एस स्क्वायर बी हमारे पास ऑलरेडी है, एस स्क्वायर डब्ल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एस स्क्वायर बी ऑलरेडी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एस स्क्वायर डब्ल्यू ऑलरेडी है। अब हम ये जब वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे तो इन्हीं से हम लोग इसका मीन निकाल लेंगे। तो क्या इसको मीन निकालने के लिए क्या होगा? एस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एस स्क्वायर बी। इसी तरीके से एस स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम एस स्क्वायर डब्ल्यू। तो हमारे पास मीन निकल आएगा इन दोनों का। अब हम लोग क्या करते हैं? इन वैल्यूज़ को पुट डाउन करते हैं। तो देखिए मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स क्या होगा और मीन स्क्वायर विद इन द ग्रुप क्या होगा। तो हमने वैल्यूज़ लिख ली 193.27, 479.9, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2 और 27। अब हमें क्या करना है? मीन स्क्वायर कैसे निकालना है? 193.27 डिवाइडेड बाई 2 और 479.9 डिवाइडेड बाई 27। तो मीन स्क्वायर के जो वेरिएंस थे हमें क्या मिल गए? 96.635 बिटवीन द ग्रुप के, और 17.774 विद इन द ग्रुप का मीन स्क्वायर मिल गया हमें। अब एफ रेशियो निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही हमारी एफ की वैल्यू होगी। तो एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स यानी कि एम एस बी डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर वेरिएंस विद इन द ग्रुप यानी कि एम एस डब्ल्यू। तो हमारे पास वैल्यूज़ पहले से ही हैं। एफ इज इक्वल टू 96.635 डिवाइडेड बाई 17.774। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.43। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। हमारा एफ रेशियो यानी कि एफ की वैल्यू क्या है? 5.43। एफ इज इक्वल टू 5.43। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करेंगे? तो आपने याद होगा कि क्वेश्चन के शुरू में वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, क्रिटिकल वैल्यूज़, जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो दो वैल्यूज़ थी, दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थे, 0.05 या और 0.01। उस पर क्रिटिकल वैल्यू क्या दी हुई थी? 0.05 पे क्रिटिकल वैल्यू एफ की थी 3.35 और 0.01 पे थी 5.49, और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि एफ वैल्यू क्या आया? 5.43। तो अगर आप ये देखेंगे एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.43 वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है। वहीं पे अगर 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे तो हमारा 5.43 जो वैल्यू है और इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या था? 5.49। तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है। इसके मतलब क्या हुए? आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए, अब हमें सब कुछ मिल चुका है। अब हमें कंक्लूजन निकालना है कि हमारा कंक्लूजन क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.43 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू 3.35। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या करेंगे? क्योंकि एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा 5.43 जो था इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू से कम है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 5.49। देयरफॉर
इट इज़ सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ अनोवा टेस्ट का। तो इसी तरीके से हमें एग्ज़ाम में इसको लिख के आना है, और हमने अगर इतना कर दिया तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे 10 आउट ऑफ 10। तो ये था हमारा आज का अनोवा टेस्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर वीडियो को देखेंगे तो इन सिंपल स्टेप्स के थ्रू आप अनोवा टेस्ट को बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान देकर सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और आपको कुछ इनपुट्स या फिर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हमें ये पता लगेगा कि हम किस तरह से अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट लाएं। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक you for listening me so carefully. See you in our next video. Thank you.